तो हमारे अगले टॉपिक में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि योजना है क्या। और भारत में योजना बनाने का जो मुख्य इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो संस्था हुआ करती थी, उसको बोलते थे योजना आयोग। मैंने बोला बोलते थे क्यों? क्योंकि फिर योजना आयोग को बाद में जो नरेंद्र मोदी सरकार आई उन्होंने उसको हटा करके नीति आयोग बना दिया। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर भी हुआ। क्यों बना दिया गया उसमें भी कुछ कुछ बातें हैं, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो हुआ इसलिए था क्योंकि योजना आयोग में कुछ कमियां थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे फेडरलिज्म समझते हैं। फेडरलिज्म में क्या होता है कि अलग अलग तरह की व्यवस्था है। एक हमारी केंद्र सरकार और एक हमारी राज्य सरकार। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ कुछ शक्तियां हैं जो हमारे संविधान में बांटी हुई हैं। एक राज्य की सूची है, एक केंद्र की सूची है और एक समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट मतलब ऐसे मुद्दे जो राज्य भी जिस पे काम कर सकता है और केंद्र भी कर सकता है। ठीक, तो अलग अलग को शक्तियां बांटी गई हैं। लेकिन योजना आयोग जो है ना, वो कई जगह पर राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा था। अतिक्रमण का मतलब क्या हुआ कि राज्य को कई जगह पर अपना काम करने की पूरी इजाजत नहीं होती थी। और इस वजह से ये भी वन ऑफ द रीजंस था, बहुत सारे कारणों में से एक कारण था कि योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे थे कि योजना क्या होती है। तो देखो, योजना जो है वो ये होती है कि हमारे देश के संसाधन कहां पर यूज किए जाएं, कैसे यूज किए जाएं, क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, ये हमारी योजनाओं ने नहीं बताया। कितना, जो हमारा पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था, जिसको हम लोग आज रूस बोलते हैं, जब वो एक साथ हुआ करता था, तो वहां पर उन्होंने कितना को भी उत्तर देने की कोशिश की। ठीक है, हमारे 3 प्रश्न होते हैं। सबसे पहला होता है क्या बनाया जाए, फिर होता है कैसे बनाया जाए, और एक होता है कितना नहीं होता है, तीसरा होता है कि किस किस को बांटा जाए, किसके लिए। ठीक, तो ये 3 तो प्रश्न होते हैं जो हर अर्थव्यवस्था को देने पड़ते हैं। लेकिन साथ में क्या बनाया जाए के साथ साथ उन्होंने कितना बनाया जाए ये भी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की और बुरी तरह विफल हुए। ये बता पाना कि नहीं आपके देश में सब मिलाकर के 11 करोड़ 115 मार्कर ही बनेंगे, इतने मार्कर्स ही बनेंगे। तो ये बहुत ज्यादा, किसी चीज की बहुत ज्यादा बहुतायत हो जाती है, किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि मार्केट को आप उतने अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और ये किसने कोशिश की थी? सोवियत संघ, रशिया ने कोशिश की थी। रशिया हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, रूस बोल देते हैं हिंदी में। तो जब उन्होंने ये करने की कोशिश की थी ना, तो बड़ी समस्या आ गई थी, वो विफल हुए थे। तो हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों ने उनसे सीख ली। हमने कितना बनाना है ये नहीं बताया, हमने ब्रॉडर गाइडलाइंस बनाई। ब्रॉडर मतलब क्या होता है कि मोटे मोटे तौर पर ये हमारे लक्ष्य हैं। जैसे हमने बोला कि इस सन तक हमारे देश में सारे गांवों में बिजली पहुंच जानी चाहिए। हमने बताया कि सिंचाई जो है आज भी लगभग इतने क्षेत्रों में नहीं है, आज भी। वैसे बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ा हमारा एरिया है, 50% के आसपास मान लो मोटे तौर पर। आधी जमीन ऐसी है जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो आज भी भारत का जो किसान है वो मानसून के साथ जुआ खेलता है, ऐसा स्टेटमेंट आया करता है। यूपीएससी में तो मुझे नहीं पता, बट बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसा आया करता है कि भारत का जो किसान है वो मानसून के साथ जुआ खेलता है। क्यों? क्योंकि मानसून जब आएगा तो बारिश होगी, बारिश सही समय पर होगी तो खेती अच्छी होगी, बारिश गलत समय पर हो जाएगी तो खेती नहीं होगी, है ना। तुलसीदास ने लिखा था, का बरसा जब कृषि सुखाने, कि अब जब खेती सूख चुकी है तो फिर बरसने का क्या फायदा, समझे। तो हो क्या रहा है कि कहां कहां जो मोटी मोटी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हमें कहां पे संसाधन लगाने चाहिए, वो बताता है कौन? योजना आयोग हमारा बताया करता था। और हमारी योजनाओं में मोटे मोटे तौर पर एकदम प्रिसाइज नहीं बताते थे, क्योंकि वो बताया नहीं जा सकता था। और बहुत सारी चीजें हमने ऐसी भी रखी थी जो हमने योजना के स्कोप से बाहर रखी हुई थी। स्कोप मतलब क्या होता है? दायरा, कि इस चीज का ये दायरा भी है या नहीं है। तो स्कोप से हमने बाहर रखा हुआ था। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने मार्केट के ऊपर छोड़ रखी थी, बाजार के ऊपर छोड़ रखी, कि ये सारी चीजें बाजार निर्धारित करेगा। कुछ चीजें होती थी जिसको हम लोग योजना में निर्धारित करने की कोशिश करते थे। अब क्या हुआ, योजना जो है हमारी वो बनती थी कितने साल की? 5 साल की। और ये भी हम लोगों ने रूस से ही लिया हुआ था, वहां पर भी 5 साल की योजना बनाते थे। और इसीलिए 5 साल की है, साल को वर्ष भी बोलते हैं, इसलिए इसको नाम देते थे पंचवर्षीय योजना। ठीक, कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं, एकदम आसानी से समझ में आ गया। अब क्या होता है, एक तो योजना बनती थी कि अगले 5 साल में संसाधन कहां 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 खर्च होंगे, और साथ में एक परिप्रेक्ष्यात्मक योजना भी होती थी। क्या होती थी? परिप्रेक्ष्यात्मक। बड़ा ही कठिन शब्द है ना, लेकिन अर्थ बड़ा आसान है। परिप्रेक्ष्यात्मक क्या होता था कि हम लॉन्ग रन में देख रहे हैं,
हम बहुत दूर का देख रहे हैं, परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। विजन हमारा क्या है? विजनरी डॉक्यूमेंट जैसा होता है। विजन मतलब समझते हैं? जैसे हम लोगों का एक विजन है, जो मैं आपको ये सब वीडियोस बना रहा हूं, तो हमारा विजन है कि हम भारत में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उनकी भाषाओं में कक्षा 12 तक का कंटेंट अच्छे से फ्री में दे पाए, सारे विषय उनको पढ़ाए जा सके। तो जिसके पास भी इंटरनेट है, एक मोबाइल है, जो आगे आने वाले समय में सारे लोगों के पास धीरे धीरे होता चला जाएगा, तो अगर उनके पास उतना है तो वो पढ़ पाएंगे। हमारा विजन है, ये हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत करनी होगी। ऐसे ही हमारा एक परिप्रेक्ष्यात्मक डॉक्यूमेंट बनाया करता था कौन? योजना आयोग। वो होता था 20 साल का, कि 20 साल बाद क्या होगा। हमारे एक बहुत ही महान नेता थे और राष्ट्रपति भी बने, हमारे बहुत महान वैज्ञानिक भी थे, श्री एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भारत का एक विजन देखा था कि 2020 में भारत है वो कैसा हो जाएगा? 2020 का जो भारत होगा वो डेवलप्ड हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हम लोग 2020 में ही ये वीडियोस बना रहे हैं और अभी भी विकसित होने से हम बहुत पीछे हैं। हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन बहुत ज्यादा आर्थिक विषमता और बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स, सामाजिक कुरीतियां, जातिवाद, धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ना, लड़कियों का घर से बाहर निकलने में दिक्कत होना, लैंगिक असमानता, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे कोण हैं जो हमारे यहाँ पर हैं। सामाजिक भी हैं, आर्थिक विषमता भी है, गरीबी भी बहुत ज्यादा अभी भी है, लेकिन हम लोगों ने निश्चित रूप से बहुत प्रगति की है। तो वो जो विजन था वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का विजन था कि 2020 के भारत को हम विकसित बना देंगे। ठीक ऐसे ही हमारा जो विजन है, मैंने आपको बताया, ऐसे ही हर पंचवर्षीय योजना का भी एक विजन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? विजन हुआ करता था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिप्रेक्ष्यात्मक योजना होती थी। तो वो ये होती थी कि अगले 20 साल में हम क्या क्या कर लेंगे। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया कि योजना क्या होती है, योजना आयोग क्या क्या करता था। तो एक तो 5 साल का डॉक्यूमेंट होता था और एक 20 साल का होता था, जिसमें हम लोग परिप्रेक्ष्यात्मक विजन की बात करते थे, विजन की बात करते थे। अच्छा, अब इसको हटा करके हम लोग ले आए नीति आयोग। तो नीति आयोग क्यों लाए, मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया। तो नीति आयोग भी ऐसा कुछ करता है क्या? ये भी ऐसा कुछ करता है। तो एक तो इनका होता है एक्शन एजेंडा। मुझे हिंदी में इनके नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, मुझे अभी याद नहीं है। तो योजना आयोग के पास एक होता है क्या? एक्शन एजेंडा, कि हमें कौन कौन सा काम करना है एकदम अभी का अभी, है ना। अभी का भी मतलब हो जाता है 3 साल। देखो, किसी देश के लिए 3 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं है। हमारे जीवन में 3 साल बड़ा चीज हो सकती है, लेकिन किसी देश में कोई सकारात्मक या कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज लाने के लिए, ऐसा परिवर्तन जिसको आप देख पाओ, उसको लाने के लिए हमें 3 साल तक का समय लग सकता है। तो वहां पर हम कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं, 1 साल में कुछ नहीं होता वहां पर भी। तो एक्शन एजेंडा जो हमारा होता है वो 3 साल का होता है कि हम ये काम करेंगे। दूसरा हमारा होता है एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। क्या होता है? स्ट्रैटेजी पेपर बोलते हैं उसको। वैसे तो स्ट्रैटेजी समझते हैं, रणनीति को भी स्ट्रैटेजी बोलते हैं। मतलब जो भी आप, एक तरह से थोड़ा अंतर है कि हम स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हैं। जैसे युद्ध में होता है ना, लड़ाई हो रही है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो रणनीति को भी बोल सकते हैं, एक तरह की नीति ही है। यहां पर आर्थिक नीति को बनाने की बात है, तो स्ट्रैटेजी पेपर बोलते हैं हम। ये हम बनाते हैं कितने समय का? 7 वर्ष का। कितने का? 7 वर्ष का। तो जैसे यहां पर एक 5 साल का था, एक 20 साल का था, तो यहां पर तो 3 साल का और 7 साल का है। लेकिन एक और है यहां पर भी एक आता है विजन डॉक्यूमेंट। क्या आता है? विजन डॉक्यूमेंट। और वो भी होता है हमारा 15 साल का। तो आप देखिए, हम लोगों ने पहले 20 साल का बनाया करते थे, 15 साल तक का बनाना स्टार्ट किया है। और इसका एक कारण ये भी है कि यार हुआ क्या है ना, कि पिछले कुछ समय में इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, और इसलिए बहुत आगे की बात करना बहुत कठिन हो गया। पहले क्या होता था, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी वो भी खेती कर रहे हैं, तो मेरे बाबा भी खेती करेंगे, मेरे पिताजी की भी खेती करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन आज जो मेरी उम्र के लोग हैं, मेरे भाई बहन, हो सकता है इतने अलग अलग काम करें जो मेरे बाबा ने सोचे ही नहीं होंगे कि ये काम भी हो सकते थे। आज क्या है, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, उन्होंने सोचा होगा कि मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा, सोचिए। या ऐसे पढ़ाया जा सकता है, या इस तरह से एक इंसान कई लोगों को पढ़ाने का कुछ काम कर सकता है, सोचा ही नहीं था। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती जा रही है बहुत तेजी से, इसलिए बहुत आगे का सोच पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। और इस वजह से हम लोग 15 साल तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब एक चीज और जो थी यार योजना में, सीधी सी बात है, हम लोग की कुछ 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही, जिसमें 12वीं वाले के समय पर ही नीति आयोग बनना स्टार्ट हो गया था। तो वो चीजें थोड़ी सी, जो पुरानी योजना के हिसाब से जो एम्स थे, जो पर्पजेस थे, जो गोल्स थे, गोल्स मतलब लक्ष्य थे, वो थोड़े थोड़े बदलते चले गए। और इसमें एक चीज और आती है यार, वो ये होती है कि हर योजना में हर चीज को तो महत्व नहीं दिया जा सकता। जैसे हो सकता है किसी योजना में बिजली सबको पहुंचा जाए, इसको बहुत महत्व दिया जाए। किसी योजना में हो सकता है कि सारे शहरों में सीवर लाइंस बिछ जाएं और सारे जगह पर पानी की समस्या ना हो, इसको दिया जा सकता है।
किसी योजना में हो सकता है कि हमें अपने यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने लगाने, उसको दिया जाए। कुछ योजनाओं में हो सकता है कि कृषि को बहुत ज्यादा दिया जाए इंपॉर्टेंस, कुछ में हो सकता है रोजगार बढ़ाने को दिया जाए। तो अलग अलग हो सकता है। और एक और बात समझिए कि इसमें से कई बार ऐसा होता है ना यार कि जो भी हमारे लक्ष्य हैं वो वापस में एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। विरोधाभासी मतलब आप योजना में ये ऐसे आते हैं, एक चीज इधर खींचना चाह रहे हो और साथ में इधर भी खींचना चाह रहे हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में हमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से इंप्रूव करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जो देश है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ना, वो देश बहुत तेजी से प्रगति करते चले गए। तो हमें बोल लग रहा है कि यार हमें आईआईटीज और बनानी चाहिए, हमें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स और खोलने चाहिए, हमें प्रोफेसर्स और लेकर के आने चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसमें या साइंस में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब हमें ऐसा लगने लग जाए तो उस समय पर क्या होता है ना, उसका एक खतरा यह भी बनता है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए। अब वो टेक्नोलॉजी जो लेकर के आए वो बहुत सारे लोगों का काम कर दे रही है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो ऐसे ऐसे उनका पंखा हिलाया जाता था, है ना। आपने देखा होगा अपने पुराने जो धारावाहिक आते थे उनमें ऐसे ऐसे करके दो महिलाएं पीछे खड़ी हो जाती थी और राजा के ऐसे ऐसे करके पंखे से हवा करती थी। पता नहीं कितनी हवा लगती होगी, मुझे तो समझ में नहीं आया उससे। लेकिन आज एक पंखा है वो कितने लोगों के लिए ठंडा कर देता है। या एक बहुत बड़ा कूलर है, कानपुर में एक मंदिर है जेके टेम्पल, और वहां पे बहुत बड़ा कूलर है, बहुत बड़ा कूलर, तो बहुत बड़ा हॉल है, वो पूरा हॉल का हॉल ठंडा हो जाता है एक ही कूलर से। तो सोचिए कि कितने सारे लोग मिलकर के वो काम नहीं कर सकते थे, है ना। और ज्यादा लोगों को एक ही कमरे में अगर आप इकट्ठा कर दोगे तो वो सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है। तो हो सकता है ज्यादा लोगों को आप कमरे में कर दो तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो हुआ क्या कि एक टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों को एक काम से हटा दिया, तो बेरोजगारी बढ़ने लग जा सकती है, हो सकता है बढ़ जाए। और अगर आप प्रौद्योगिकी को बढ़ा रहे हो और साथ में आपका लक्ष्य है कि हम बेरोजगारी को कम करें, तो फिर विरोधाभास बनने लग जाता है। और इसी वजह से योजना बनाना आसान काम नहीं है। हमारे एक मोंटेक अहलूवालिया नाम के एक इकोनॉमिस्ट भी थे, वो जब मनमोहन सिंह जी थे तो उस समय पर योजना आयोग के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। देखिए योजना आयोग में एक और चीज है कि बाय डिफॉल्ट मतलब हमेशा ही जो उसका चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग के भी जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, राजनीतिक काम भी होते हैं, पार्टी में इधर उधर जाकर के प्रचार भी करना होता है हर चुनाव में, और साथ में विदेश भी जाना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री को करना ही पड़ते हैं। तो और साथ में जरूरी भी नहीं कि कोई प्रधानमंत्री वो एक अच्छा इकोनॉमिस्ट हो, जैसे मोदी जी हैं वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं है बाय उनके बैकग्राउंड से, और जो मनमोहन सिंह थे वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री बहुत अच्छे थे, तो वो तो फिर भी चीजें कर सकते थे वाइस चेयरमैन के रूप में। लेकिन मोदी जी के लिए करना कठिन है, और प्रधानमंत्री का वो सीधा सीधा काम भी नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ कहने को ऐसा है कि प्रधानमंत्री चेयरमैन है, जो मेन काम होता है वो कौन करता है? वाइस चेयरमैन। कौन करता है? वाइस चेयरमैन। हिंदी में उसको बोल सकते हैं उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी थे, और मैं जब मास्टर्स कर रहा था इकोनॉमिक्स में तो हम लोगों को उनका किया गया काम भी पढ़ाया जाता था। तो वो भी एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लिया, योजना क्या होती है, योजना क्या आयोग क्या होता है, ये देख लिया। अब हमारी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में क्या लक्ष्य था, उसको हमने कितना अचीव किया, ये सारी बात हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में।